हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। ACF या जो FRO का आपका पेपर है, ये सितंबर माह के 20 से 29 तारीख के बीच होने वाला है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने कल परसों सेकंड वीडियो डाला और बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर सिलेबस थोड़ा जल्दी करवा दो, सर सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, थ्योरी हम पढ़ लेंगे सर। कुछ बच्चे अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे थे। तो देखो बेटा, मुझे जैसा आप कहोगे मैं वैसा पढ़ा दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है पढ़ाने में। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने केमिस्ट्री की अगर कमार संभाली है ना, तो आप केमिस्ट्री की तरफ से निश्चित रहो, समझ गए। यानी जितना आपको केमिस्ट्री में मार्क्स चाहिए उतना तो मैं आपको ला दूंगा, समझ गए आप। मतलब आपने किसी ने बच्चे ने जोड़ा होगा कि 120 में से मैं 100 करके आऊँगा, 90 करके आऊँगा, 110 करके आऊँगा। ठीक है, इतने तो मैं आपको मेरे वीडियो लेक्चर से ही मिला दूंगा। 120 में से अबव 100, 110-15 तक तो मैं मेरे वीडियो लेक्चर से ही आपको मिला दूंगा। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे होंगे, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लो। मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जैसे जैसे मेरे पास नोट्स बनते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, समझ गए आप। मैक्सिमम 70% नोट्स बन चुके हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, तो मैंने उनको यही कहा कि बेटा 1-2 दिन का टाइम और लगेगा, तो मैं आपको आजकल से ही नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन देखो, मैंने एक तरीका सोचा है कि किस तरह से अपन 31 अगस्त तक ही सारा का सारा सिलेबस निपटा लें। अब इसका पैटर्न क्या हो सकता है, देखो मैंने एक पैटर्न सोचा है कि 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो अपने पास टाइम है ना, ये एक बोनस टाइम है। यानी 22 जुलाई से मैंने सेकंड वीडियो 22 जुलाई को डाला था, उससे पहला वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले डाल दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 वीडियो डाले, दोनों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो टाइम है ना, ये अपने पास एक बोनस टाइम है। इसमें अपनी 1 यूनिट कंप्लीट होती है, आधी कंप्लीट होती है कि 2 यूनिट कंप्लीट होती है, वो बात एक अलग है। मैंने यहाँ पर एक नया पैटर्न बनाया है, वो है आपके 10 यूनिट है। 10 यूनिट है। मैं 31 अगस्त तक वीडियो बनाना चाहता हूँ, 60 वीडियो। कितने? 60 वीडियो, यानी एक दिन के 2 वीडियो बनाना चाहता हूँ, और हर एक वीडियो की टाइमिंग होगी 15 से 20 मिनट। क्या हर एक वीडियो की टाइमिंग कितनी होगी? 15 से 20 मिनट। एक वीडियो आपके पास सुबह 10 बजे आएगा, उसके अलावा एक वीडियो आपके लाइव क्लास में भी आ सकता है और किसी तरीके से भी आ सकता है, किसी टाइम पे आ सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आज ही एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ मेरे चैनल पे। ACF FRO 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। इस प्लेलिस्ट में आपके जो ACF FRO के हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास 12th के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन के भी जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनके हिसाब से भी वीडियो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट के मैं 60 वीडियो बना दूंगा और 10 वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा जिसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ गए। ये 60 वीडियो केवल थ्योरी की होंगी, जिनमें मैं मैक्सिमम मेजर टॉपिक क्लियर कर लूंगा। एक टॉपिक से अपने को 6 वीडियो बन जाएंगे। मतलब मैं यहाँ से 120 में से 100 तो यही मिला दूंगा। 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें से 100 क्वेश्चन तो मैं आपके यही मिला दूंगा। ये टॉपिक और इनके मैं जो नोट्स दूंगा, उन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपके 120 में से 100 तो यही मिल जाएंगे। अब सर बच गए 20 क्वेश्चनों कैसे थोड़ी छोड़ सकते हैं सर, मैं खुद केमिस्ट्री का हूँ, मैं केमिस्ट्री में क्या 20 छोड़ दूंगा क्या? नहीं छोड़ना बेटा। उसका दूसरा तरीका अपनाया मैंने। स्टार्ट करेंगे फिर हम 1 सितंबर से 10 सितंबर तक डेली 2 वीडियो फिर तैयार करेंगे। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 2 वीडियो फिर तैयार करेंगे। उसमें से देखो, एक वीडियो तो करेंगे रिवाइज, जो पुराने अपन ने 60 वीडियो बनाए, इन 60 वीडियो का रिवाइज करेंगे। इन 60 वीडियो का रिवाइज करेंगे मोटी मोटी चीज़ों के रूप में, समझ गए आप। और एक वीडियो डेली का ऐसा डालेंगे नए टॉपिक का मतलब इनमें से ही कोई, जैसे कोई टॉपिक अपन ने पढ़ाया पहले बिल्कुल ऊपर लेवल से देखा था, अब उसको थोड़ा डीप जाएंगे कि कई क्वेश्चन थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, लेवल अच्छा भी होगा, तो वो अच्छा वाला लेवल अपन यहाँ से तैयार करेंगे। और यकीन मानो हम 110 से ऊपर पहुँच जाएंगे, 110 से ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर मैं आपको नोट्स भी तो दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, समझ गए। वहां से हम सारी चीजें निकालेंगे। आप तो मुझे ये बता दो कमेंट करके सिर्फ कि मैंने जो ये तरीका सोचा है, मैंने जो ये वीडियो बनाने का जो तरीका सोचा है, ये तरीका क्या अच्छा है या नहीं है। बस अगर आप बता दोगे, आज मुझे कमेंट करोगे, तो मैं कल से ही इस तरीके को फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा, समझ गए आप।
और ये तरीका चलेगा अपने 31 अगस्त तक। और कंप्लीट गारंटी के साथ मैं आपको 31 अगस्त तक पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवा दूंगा। समझ गए आप? तो सिलेबस की आप टेंशन मत लो, फिर भी आपके पास 20 दिन बचेंगे सीधे सीधे। और आज का हमारा टॉपिक है, पिछले वाले टॉपिक में हमने क्वांटम नंबर कंप्लीट पढ़ा था, आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, उन नियमों के बारे में। अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ नियम। देखिए ये एक ऐसा नियम है, ये एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये नियम ऊर्जा पर आधारित था। किस पे आधारित था? ऊर्जा पर आधारित था ये नियम। इस नियम के द्वारा ऊर्जा पर आधारित, इस नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। इस नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। जब वह कक्षक या कोष, जब वह कोष पूर्ण रूप से कंप्लीट भर दिया जाता है, उसके बाद ही नए कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये था ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, ये ऑफ-बाउ का जो नियम है ये 3 नियमों से मिलकर बना था। कितने नियमों से? 3 नियमों से मिलकर बना था। और वो 3 नियम थे, पहला n+l का नियम। पहला क्या था? n+l का नियम। दूसरा नियम था आपका हुंड का नियम। क्या था? हुंड का नियम। तीसरा नियम था आपका पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का नियम या पाउली का अपवर्जन का नियम। हुंड के नियम को हुंड का नियम या हुंड का बहुलकता का नियम भी बोलते हैं। हुंड का बहुलकता या बहुगुणिता भी बोलते हैं। बहुगुणिता का नियम। समझ गए? ये 3 नियम थे। अब इसमें पहला जो नियम था, ये पहला नियम ये बताता था, ऑफ-बाउ ने तो ये बोल दिया कि ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन पहला जब नियम आया n+l नियम, तो इसी नियम ने ये बताया था कि जो ऊर्जा होती है वो किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। क्या? किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है और किसकी ऊर्जा कम होती है। ये किसने बताई? n+l के नियम ने। n+l के नियम ने ये कहा कि जिस कक्षक के लिए, n+l ने कहा जिस कोष के लिए, जिस उपकोष के लिए, कि जिस कोष या उपकोष, जिस कोष या उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा, उसकी ऊर्जा भी कम होगी, उसकी ऊर्जा भी कम होगी। और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे? उसी में भरे जाएंगे। यदि किसी कक्षक के लिए, यदि किसी कोष या उपकोष के लिए n+l का मान, किन्हीं 2 कोष या उपकोषों के लिए n+l का मान समान आ जाए, किन्हीं 2 कोषों या उपकोषों के लिए n+l का मान समान आ जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कोष या उपकोष में भरते हैं जिसकी n की वैल्यू कम हो, जिसकी n का मान कम हो। यानी आपको एक चीज पता लग गई कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो किसके आधार पर भरेंगे? n+l के नियम के आधार पे। यानी n+l का मान जितना कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन कई कंडीशन ऐसी आ गई, कई जगह ऐसी आ गई जहां पर n+l का मान समान आ जाए, तो वहां पर आप इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? जिसके लिए n का मान कम है उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताता हूं। ठीक है, देखो
ये n+l का नियम हो गया। दो नियम याद रखना, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। देखो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप एक सीधी सी सीरीज बना लो। सबसे सिंपल सी बात है, एक सीधी सी आप सीरीज बना लो। पहले वो सीरीज बनाते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें कर लेना। देखो पहले में कितने उपकोष होते हैं? पहले में केवल s ही होता है तो 1s लिख लो। दूसरे में 2s और 2p दोनों होते हैं क्या? तो 2s 2p लिख लो। तीसरे में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। चौथे में 4s 4p 4d और 4f चारों होते हैं क्या? पांचवे में 5s 5p 5d और 5f चारों होते हैं। छठे में 6s 6p और 6d और 6f चारों होते हैं। 6f तो अभी हुआ ही नहीं है ना, 2 ही f हुए हैं। उसके बाद 7s भी होता है। ऐसे बहुत सारे चलते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ, आपके मेजर है यहाँ तक 4s तक ही, लेकिन इसके बाद आपने अगला भी लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है ना, या तो आप n+l के नियम से देख लो या फिर इस रूल से देख लो। ये रूल पता है क्या है? ये रूल ऐसा है कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, ऐसे काटते लाओ। जैसे ये तीर काटती आएगी वैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा? 1s में। कोई सा भी तत्व हो, कोई से भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा? 1s में। फिर इस तीर को वापस पीछे लेके चले जाओ, ऐसे घुमा के, बिना काटे हुए लेके जाना बीच में से। क्या? बिना काटे हुए। फिर इस तीर को सीधा लेके आओ वापस। देखो किसको काटा रहे? 2s को काटा गया। 2s को काटा मतलब फिर 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2s में। फिर बिना काटे हुए सीधी बीच में से ले जाओ, जहां से आप लेकर आए काटने वाले के जस्ट पास से लेके वापस ले जाओ। फिर वापस काटते हुए लेके आओ। ये देखो 2p को काटा, फिर 3s भी कट गया साथ में। 3s कट गया मतलब पहले 2p कटा कि 3s कटा? पहले 2p कटा, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 2p में। फिर किस में भरेंगे? 3s में। फिर वापस लेके चला जा, 3p में भरेंगे, 4s में भरेंगे। फिर वापस लेके चला जा, 3d में भरेंगे, 4p में भरेंगे, 5s में भरेंगे। फिर वापस लेके चला जा, 4d में भरेंगे, 5p में भरेंगे, 6s में भरेंगे। फिर वापस लेके चला जा, 4f में भरेंगे, 5d में भरेंगे, 6p में भरेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा। समझ गए क्या? यानी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कुछ इस तरह से रहा। क्या? देखो 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा? 2s, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p में भरूंगा। उसके बाद ये लो 3p में भर दिया। फिर उसके बाद किस में भरा? 4s में। फिर उसके बाद 3d में भर दिया। देखो 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद देखो 3p 4s, 3p 4s, 4s के बाद देखो 3d 4p 5s, 3d 4p, ये लो 5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर 5s के बाद देखो क्या आ गया? 4d 5p, ये लो फिर भर दिया 4d में, फिर भर दिया 5p में, और 5p के बाद देखो 6s आ गया, ये लो 6s में भर दिया। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और यही n+l के ऊर्जा का नियम भी है। इसमें वो वाला रूल भी फेल हो जाएगा। कौन सा? मैं ये बोल रहा था ना, जिसके लिए n+l का मान कम हो तो फिर इलेक्ट्रॉन, n+l का मान समान हो तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? आप तो वो याद ही मत रखो, आप तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये वाला रूल याद रख लो कि जो सबसे पहले कटेगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे। और वो रूल इस तरह से यहाँ पर निकल के आ गया। समझ गए क्या? इस तरह से निकल के आ जाएगा और आप इसकी तरह से इलेक्ट्रॉन भर दो। अब n+l के नियम से भी बताता हूँ सीधा किस तरह से भरते हैं हम। देखो जरा, n+l का नियम है दोस्तों, उसमें जो ऊर्जा का नियम है वो 2 तरीके से लागू करते हैं। एक तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, कई बार पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु वाला भी क्वेश्चन, कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसके लिए जो ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए जो कक्षकों की ऊर्जा होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जैसे 1s होता है, उससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 2s की। फिर 2s के बराबर 2p की होती है, फिर इससे ज़्यादा होती है 3s की, फिर 3s के बराबर 3p की होती है, और इसी के बराबर 3d की होती है, और फिर होती है 4s की। 4s के बराबरी किसकी होती है आपकी?
4s के बराबर ही होती है आपकी 4p की, और इसी के बराबर होती है 4d की, और इसी के बराबर होती है 4f की। फिर इनसे ज़्यादा आ जाती है आपकी 5s की, बराबर होती है 5p के, बराबर होती है 5d के, और बराबर ही होती है 5f के। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक कोष के जितने भी उपकोष होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक ही कोष के जितने भी उपकोष होते हैं उन सब के लिए ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। एक ही कोष के जितने उपकोष होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। यानी 1s से ज़्यादा 2s होगी क्योंकि कोष ही अलग हो गया, लेकिन 2s और 2p दोनों अलग अलग उपकोष हैं, एक ही कोष के दोनों अलग अलग उपकोष हैं, तो इन दोनों के लिए ऊर्जा क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। इन तीनों के लिए ऊर्जा क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, लेकिन अपने पीछे वाले से ज़्यादा जरूर होगी, लेकिन तीनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। ये तो है आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का क्रम, ठीक है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन परमाणु ना हो तो उसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो तो उसके लिए ऊर्जा का क्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपके इसमें दिमाग में ये आ रहा हो कि सिर्फ हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s में भर देंगे 2s में जाएगा ही नहीं। बेटा मुझे भी ये बात पता है और ये बात तुझे भी पता है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ रखा है। ACF-FRO में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अदर कंपटीशन जो एग्जाम है जो केमिस्ट्री की दृष्टि से होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। ACF-FRO को तो अपन टच करेंगे, उसके अलावा दूसरे एग्जामों को भी, अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जामों को भी टच करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के अलावा किसी अन्य तत्व की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो ऊर्जा का क्रम होगा वो कैसे होगा। देखो, ऊर्जा का क्रम होता है उसमें 1s, उसमें ऊर्जा का क्रम कैसे निकालते हैं, पहली बात तो उसमें ऊर्जा का क्रम निकालते हैं n+l के रूल से, समझ गए। और अब आपको पता है n+l के रूल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक तो होता है कोष, एक तो होता है क्या, कोष, और एक होता है मेरे पास उपकोष, ठीक है। तो कोष के लिए मान बताता है n का और उपकोष के लिए मान बताता है l का, और मेरे को क्या चाहिए, टोटल वैल्यू, टोटल चाहिए मेरे को, ये लो टोटल। अब देखो, कोष का मान देखो k होता है, उसके लिए क्या होता है 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, और o के लिए 5, और p के लिए कितनी, 6। ये तो n की वैल्यू होगी। l की वैल्यू देखो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। बेटा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको उपकोष यानी L के जो मान हैं उनके मान सिखाए थे। L का मान के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, L जो मैक्सिमम होता है, L मैक्सिमम n-1 होता है, L मैक्सिमम n-1 होता है। यानी आपने देखा कि 1s के लिए L का मान कितना होगा, 1-1 यानी 0। आपने देखा कि 2s के लिए कितना होगा, तो s के लिए मैंने फिक्स कर दिया, s के लिए 0, तो यहाँ तो s के लिए 0 ही हो जाएगा। मैक्सिमम मान की बात हो रही है तो मैक्सिमम मान 2s में 2p भी होता है साथ में, तो 2p के लिए मैक्सिमम मान क्या होगा, 2-1 बराबर 1। तो p के लिए देखो 1 आ गया, d के लिए आपका 2 आ जाएगा, और f के लिए आपका 3 आ जाएगा। इस तरह से मान निकालते हैं। अब आपको टोटल मान निकालने की आवश्यकता है तो सबके निकाल लो। अभी अपन ने इलेक्ट्रॉन जो भर रहे थे उसमें भर रहे थे, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p और 5d। इन सब के मैं आपको n+l की वैल्यू बता देता हूँ। देखो, पहले की अगर n+l की टोटल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इधर n की वैल्यू लिखता हूँ, इधर l की वैल्यू, इधर टोटल। देखो, n की वैल्यू इसकी कितनी, 1, l की वैल्यू कितनी इसकी, 0, टोटल वैल्यू कितनी हो गई रे, 1 हो गई। अगले वाली की देखो 2, 0 कितनी हो गई, 2। अगले वाली की देखो 2, 1 कितनी हो गई, 3। अगले वाली की देखो 3, 0 वैल्यू कितनी हो गई, 3। उससे अगले वाली की देखो 3p की 3, 1 कितनी हो गई, 4। उससे अगले वाली की देखो 3, 2 कितनी हो गई, 5, ठीक है। उससे अगले की देखो 4s की, नीचे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इधर देख लो,
4s की देखो 4 0 कितनी हो गई 4, इसकी देखो 4p की 4 1 कितनी हो गई 5, 4d की देखो 4 2 कितनी हो गई 6, 5s की देखो 5 0 कितनी हो गई 5, 5p की देखो 5 1 कितनी हो गई 6, 5d की देखो 5 2 कितनी हो गई 7। अब देखो n+l का जो नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। जब तक जो n+l का मान बढ़ता हुआ आता जाए वहां तक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। देखो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद देखो 3 आ गया और फिर 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 भी आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद देखो वापस से 4 आ गया, 5 के बाद वापस से 4 आ गया, यानी इसमें और इसमें लोचा है, इसमें और इसमें लोचा हो गया। फिर देखो 5 आ गया, सही बात है, कोई बात नहीं, 5 के बाद 5 ही आना था, 5 के बाद 5 दे तो भी तक कोई तकलीफ नहीं है। फिर उसके बाद 6 आ गया, फिर 6 के बाद फिर से 5 आ गया, यानी इस 5 में और इस में भी कोई लोचा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने हैं ना वो किस तरह से भरे जाएंगे वो देखना है अपने को। देखो जहाँ पर मैंने ये 4 गोले लगाए हैं, इन 4 गोलों में ही केवल लोचा है, इन्हीं में केवल इलेक्ट्रॉन भरने में अपने को दिक्कत होती है, इसके अलावा कहीं पर भी दिक्कत नहीं होती है। देखो जरा ये 5 कौन सा है 3 2, 3 2 की वैल्यू किसके लिए होगी 3d के लिए, 3d के लिए होगी। एक तो 3d है और एक है मेरे पास क्या 4 0 मतलब 4s, इसके लिए वैल्यू कितनी 4, इसके लिए वैल्यू कितनी 5। अब मैंने n+l के नियम में क्या बताया, n+l का नियम ये बोलता है जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में, उसमें क्या करेंगे, उसमें बाद में भरेंगे, उसमें बाद में भरेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन बाद में 4s में भरे कि 3d में भरे, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, तो इलेक्ट्रॉन बाद में किस में भरेंगे 3d में। पहले इलेक्ट्रॉन ये पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, समझ गए। तभी आपने पोटेशियम या कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा हो, मैं भी सिखाऊंगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, लेकिन अगर आपको किसी को पता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप नए बच्चे तो हो नहीं, सबने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम की चीज़ तो आती होगी। तो एक थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूँ, पोटेशियम में आपने लिखा था Ar18, इसमें भी Ar18 लिखा था। उसके बाद देखो आपने पहले इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं भर के आपने 4s में भरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया आपने 4s1 और इसका बता दिया 4s2। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा ना आपने, किस लिए भरा, क्योंकि इसका n+l का मान 4 है, इसका 5 है। यहाँ से समझ में आ गया पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों भर रहे हैं 3d के बजाय। यही रीजन हम यहाँ करेंगे। ये कौन सा है 4d और ये कौन सा है 5s। यहाँ पर भी सर जी देखो ये 5s है, ये 4d है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा 5s में। क्यों, क्योंकि 5s की ऊर्जा क्या है कम है, 5s की ऊर्जा क्या है कम है, और जिसकी ऊर्जा कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। अब देखो एक चीज़ निकल के आ गई आपके पास, इनके अलावा एक चीज़ निकल के आ गई कि सर यहाँ पर भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया, इन दोनों में कैसे बढ़ते हैं बेटा। इसका तो मैंने एक ही रूल बताया था, जिसकी n का मान कम, जिसकी n का मान कम उसी में इलेक्ट्रॉन तो पहले 3p में भरेंगे, उसके बाद 4s में भरेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या हो जाएगा 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर देन 4s और फिर देन क्या हो जाएगा 3d। यही भरना था, और यही अपन ने जब वो तीर के निशान से काटना सीखा था तब यही निकाला था। समझ गए क्या। उस तीर वाले में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ 1s था, यहाँ 2s था, यहाँ 2p था, फिर अगले में यहाँ पर 3s था, फिर यहाँ पर 3p था, ठीक है, फिर यहाँ पर 3d था, फिर यहाँ पर 4s था, 4p था और 4d था, 5s था। तो देखो इसमें भी आपको काटने का तरीका भी यही करना था कि पहली 2 लाइनों में एक एक कटेगा। देखो इसमें एक कट रहा है, इसमें एक कट रहा, फिर अगली 2 लाइनों में 2 कटेंगे, 2 कट रहे 2 कट रहे, ये देखो। फिर अगली लाइनों में 3 कटेंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3 ऐसे कटेंगे। समझ गए। अगर काटने का तरीका भी नहीं पता तो पहली 2 लाइनों में 1 कटेंगे, अगली 2 लाइनों में 2 कटेंगे, अगली 2 लाइनों में 3 कटेंगे। इस तरह से भी आप काट के देख सकते हो। क्या n+l का नियम क्लियर हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे क्लियर हो गया क्या सबको।
पोटेशियम से भी मैंने आपको सिखा दिया, कैल्शियम से आपको सिखा दिया, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हुंड के बहुलकता के नियम की। देखिए हुंड का जो बहुलकता का नियम था वो नियम ऐसा था कि किसी भी उपकोष में किसी भी उपकोष के सभी समभ्रंश कक्षकों में में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यानी हुंड का जो नियम था समभ्रंश कक्षकों के लिए था। किसके लिए था? समभ्रंश कक्षकों के लिए। अब ये समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं बेटा? समान ऊर्जा वाले। क्या? समान ऊर्जा वाले कक्षक। समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं वो कौन से कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक। इन हुंड ने कहा कि समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है उनमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं होता है। यानी ये कहना चाहता है कि जैसे 2p होता है, 2p में कितने कक्षक होते हैं? अब आपको ये तो मैं दोबारा से बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये सिखा चुका, वो आप पढ़ चुके होंगे, उसके बाद यही पढ़ रहे होंगे। क्योंकि देखो बेटा, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी यूनिट के आप वीडियो लेक्चर मेरे से ले रहे हो तो देखो मैं कनेक्टिविटी जरूर रखता हूँ, ठीक है। तो मेरा आप ये अगर टॉपिक देख रहे हो, ये वाला लेक्चर देख रहे हो, तो इससे पहले जो 2 लेक्चर डाले हैं ना मैंने, उनको जरूर देखना, नहीं तो आपको ये समझ में बहुत कम आएगा। फिर आप कहोगे सर आपका पढ़ाया हुआ तो समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा 100% गारंटी के साथ। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो मैं एक बार नहीं इसका 10 बार वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको इतना सा काम करना, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो इसके जितने भी वीडियो हैं एटम के, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। और ये मैंने आपको प्ले लिस्ट में दे रखा है पार्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, ठीक है। देखो ये कहना चाहता है कि जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एस है उसमें केवल एक ही कक्षक होता है, पी होता है उसमें 3 होते हैं, डी होता है उसमें 5 होते हैं, एफ में 1 2 3 4 5, एफ होता है उसमें कितने होते हैं? इस तरह से 7 होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो जो आपका पी है, मैं पी के हिसाब से बात कर लेता हूँ अभी। देखिए आपका जो P है, इस P में दरअसल क्या होता है, P में जैसे 3 उपकोष हैं, P उपकोष में 3 कक्षक है। तो इन तीनों कक्षकों में क्या होगा? पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा 1 2 और 3। तो ये तो क्या है? हुंड का नियम, ठीक है। अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरह से भर दूं, 1 2 3 है, 1 2 और 3, तो ये हुंड के नियम का अपवाद यानी पालन नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। ये हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा है क्योंकि इसने युग्मन पहले ही करा दिया है, यहाँ पर युग्मन नहीं हो रहा। आपसे यह पूछा जाए कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 2p(x1), 2p(y1), 2p(z1), क्या लिखा है मैंने? 1s2, 2s2, 2p(x1), 2p(y1), 2p(z1) है। जबकि 1s2, 2s2, 2p(x2), 2p(y1) नहीं। किस नियम का पालन कर रहा है? तो आपका आंसर डायरेक्ट होना चाहिए, यानी अयुग्मित मतलब हुंड का नियम। क्या? हुंड का नियम, सीधी सी। किसका पालन कर रहा है? हुंड के नियम का। समझ गए क्या? देखो नाइट्रोजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है तो उसमें होता है 2p3, लास्ट वाले की बात हो 2p3, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1 2 3, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 2p4। कितना होता है? 2p4। तो 1 2 3, उसके बाद चौथा, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है आप इसमें भर दो, चाहे इसमें भर दो, चाहे इसमें भर दो, किसी में भर दो, एक ही बात है। क्योंकि इन सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान। सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। किसी एक उपकोष के लिए
एक उपकोष के लिए सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। 2px की सम वही होगी, 2py की वही होगी, 2pz की वही होगी। डी में भी 5 होते हैं, डी पांचों की ऊर्जा होती है, वो कैसी होती है? समान होती है। वो T2G और EG की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। किसकी? T2G और EG की बात नहीं करेंगे सर, वहां पर तो विपाटन होता है। विपाटन का रीजन भी कुछ और होता है, तभी उनमें ऊर्जा का परिवर्तन आता है। ठीक है, वो बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ तो यही मानेंगे कि सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। क्या हुंड का नियम समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं तीसरे नियम की, पाउली का अपवर्जन नियम। क्या? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या बोलता है? पाउली ने क्या कहा? पाउली ने कहा कि किसी भी परमाणु के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। आपको पता है, अगर मैं मान लो ऐसे 2p की बात कर लूँ, ये मैंने किसकी बात कर ली? 2p की बात कर ली। ठीक है, 2p में मैंने ये मान लो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको ये तो सिखाया था कि एक के लिए -1 होगा, एक के लिए m का मान 0 होगा और एक के लिए +1 होगा। ठीक है, l का मान है वो p के लिए कितना होगा? 1 और n का मान यहाँ पर कितना है? 2। मैं आपके लिए बोलूँ कि बेटा इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की मुझे चारों क्वांटम संख्याओं के मान आप बताइए, या इस इलेक्ट्रॉन की बता दो और इस इलेक्ट्रॉन की बता दो। मैं 3 की बता दूँ, तीनों से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसकी मैं चारों क्वांटम संख्याओं को मान लिखूँ तो 2, 2, 2, ये n का मान हो गया। l की वैल्यू 1, 1, 1, सबके लिए 1 ही होगी l की वैल्यू भी। पाँचों की लिख देता हूँ, ये लो, 2, 2, 1, 1, समझ गए? 5 हो गए। उसके बाद m की बात आई तो देखो, इन दोनों के लिए m का मान -1, -1, इन दोनों के लिए m का मान 0, 0, 0, इसके लिए +1। समझ गए? यानी किसी एक अक्षक में m का मान तो समान होगा। यहाँ तक आ गए आप। ये l की वैल्यू और ये n की वैल्यू। अब बात आई s की वैल्यू। ठीक है, s की वैल्यू देखो, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से घूमेगा मान लो, तो -1/2। ये क्लॉकवाइज है, +1/2। अगला वाला -1/2, फिर +1/2, फिर -1/2। कुछ इस तरह से मान लो। या तो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना कहीं पर भी, उसकी +1/2 में हमेशा। पहला इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, किसी भी कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसकी हमेशा +1/2 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में -1/2 दिया हो तो बात दूसरी है, नहीं तो हमेशा +1/2 लेना है पहले की। ठीक है, ये देखो, अब देखो इसमें ये तीनों और इसकी ये तीनों समान है क्या? चौथी में देखो क्या आया, -1/2 आ गया, +1/2 आ गया। क्या चौथी समान है क्या? नहीं है। तो देखो, मैंने ये लिखा है परमाणु के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या है? 3 का तो समान हो सकता है लेकिन चारों का समान नहीं होता है। देखो, एक में डिफरेंस आ गया, देख लो, इसमें 2, 1, -1/2, -1/2 वाली दूसरी देखो, -1/2, ये भी समान है, ये भी समान है पहले से, और ये भी समान है। लेकिन ये देखो, ये 0 है और ये -1/2 है, दोनों में डिफरेंस आ गया क्या? 0, -1/2, 0 और -1। इसका मतलब 3 ही क्वांटम संख्या अधिकतम समान हो सकती है। और ये नियम ये नहीं है, ये नियम ये कहता है चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होने का मतलब यह है कि किसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या चक्रण विपरीत होगा? क्या होगा? चक्रण विपरीत होगा। और जब चक्रण विपरीत होगा तो s का मान दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। s का मान दोनों के लिए चेंज हो जाएगा, इसका मतलब चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। यही क्या था? पाउली का अपवर्जन नियम। समझ गए क्या? ये पाउली का अपवर्जन नियम खत्म होता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं भरने का आपको तरीका बता देता हूँ। आपने ये चीज़ तो देख ही ली, आपने ये वाली चीज़ तो देख ही ली कि पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में और फिर 4p में। समझ गए? फिर 5s में और फिर उसके बाद 4d में।
आपने ये तो देख लिया इलेक्ट्रॉन ऐसा बढ़ना है। अब देखो मैं 4-5 तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से याद कर लेना किस किस का याद करना है वो मैं बता दूंगा आपको। देखो पहले मैं हाइड्रोजन का भरूँ तो हाइड्रोजन में 1s1 होता है, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम की बात कर रहा हूँ, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में कितने भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके हिसाब से देखो बात करते हैं। अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो 1s2 2s1 हो जाएगा। अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो 1s2 2s2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो 2 4 10 और 1 11 नंबर पे आता है। अगर मान लो मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या एल्यूमिनियम के। अगर मान लो मैं आर्गन की बात करूं जो 18 नंबर पे आता है तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 18 हो गए। अगर मान लो मैं पोटेशियम की बात करूं तो देखो आर्गन 18 तक सेम आ जाएगा, आर्गन 18 तक सेम आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। तो इसको मैं AR18 सीधा लिख देता हूँ। ये लो आपके क्वेश्चन में भी AR18 सीधा लिखा हुआ आ सकता है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तब, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अब अगला बताओ, जब 3p हो गया, 3p कंप्लीट हो गया, इधर वाला ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो 4s में या 3d में n+l के नियम के हिसाब से 4s में पहले एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये 4s, ये 19 नंबर पे आता है। अगर कैल्शियम के 20 की बात करूँ तो वही AR18 4s2। कैल्शियम के बाद आपका स्कैंडियम आता है, अगर ये स्कैंडियम 21 की बात करूं तो 4s के बाद किस में जाएगा 3d में, भर दो AR18 3d1। समझ गए क्या। इसके बाद देखो आपको इंपॉर्टेंट याद कौन कौन से करने हैं, यह बढ़ने का क्रम आ गया। आपको इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए 1 से लेके 30 तक तो आप सबका सिंपल याद ही कर लो। 1 से लेके 30 तक का आप सिंपल याद कर लो। आपको 2 जगह ही लोचा आएगा, कौन सी जगह, एक आएगा क्रोमियम में लोचा, एक आएगा कॉपर में लोचा। क्रोमियम की अगर बात करूँ, कॉपर की अगर बात करूँ तो मैं AR18 लिख दूँ पहले, ये मैंने AR18 लिख दिया, मैंने AR18 लिख दिया। देखो उसके बाद 4s आना चाहिए, 4s में कितना होता है, 4s में 2 होना चाहिए। फिर उसके बाद 3d में जाएंगे तो देखो 18 तो 20, 24 नंबर पे क्रोमियम आता है, 3d 4 हो जाएगा। कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो ये 29 नंबर पे आता है, इसमें 18 हो गए, फिर 4s2 लिख दो और फिर 3d कितने बच गए 20 और ये 29 हो गया। समझ गए क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक नया नियम और निकल के आया था इनके लिए, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है अपूर्ण पूरित कक्षकों की तुलना में, यानी अर्ध व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है अपूर्ण पूरित कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। अधिक होता है इसका एक रीजन भी होता है, क्योंकि विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्या होती है, विनिमय ऊर्जा, याद रखना, विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होती है, विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसके कारण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो ये जो विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसी के कारण ये क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर अभी क्या है, ये पूर्ण है मान लिया, लेकिन ये क्या है अपूर्ण, पहला पूर्ण, दूसरा क्या है अपूर्ण। समझ गए। इसका स्थायित्व तो ज़्यादा है लेकिन इसका स्थायित्व कम है, तो इसको वो क्या करते हैं 4s1 3d10 कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चेंज हो जाता है। और ये देखो ये भी अर्ध हो गया और ये देखो पूर्ण हो गया। पहले एक पूर्ण था, अब भी एक पूर्ण, पहले अपूर्ण था उसको क्या कर दिया, अर्धपूर्ण कर दिया। तो स्थायित्व ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला होता है, ये वाला नहीं होके, यानी ऐसा बन जाता है 4s1 3d10। क्रोमियम में भी ऐसा ही होता है, पूर्ण है और अपूर्ण है। इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, 4s1 3d5 कर देते हैं, यानी 4s1 3d5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब देखो 2 तो आपको ये याद करना है,
इसके अलावा देखो आपको ये करना है निकिल, पीडी और पीटी का, कॉपर, एजी और एयू का। समझ गए, 4 ये हो गए। इसके अलावा आपको याद करना है क्रोमियम MOW, ठीक है। एक वो NB ता, एक मन TC रे, इनका आपको याद करना है। इनमें या तो ये अर्धपूरित है सारे के सारे, या तो इनमें कोई अर्धपूरित का खेल हो रहा होगा, या अर्धपूरित का खेल होना चाहिए वो नहीं हो रहा होगा। क्या, या तो इनमें सब में अर्धपूरित का खेल हो रहा होगा, जैसे इसमें अर्धपूरित का खेल हो रहा है, समझ गए। वैसे ही इनमें सब में या तो अर्धपूरित का खेल हो रहा होगा या अर्धपूरित का खेल नहीं हो रहा होगा, इसीलिए अपवाद है। अर्धपूरित का खेल हो रहा है तो अपवाद हो गए, अर्धपूरित का खेल नहीं हो रहा है तो अपवाद हो गए। समझ गए क्या, इस तरह से। और बाकी का जो है वो अपन सीधा सीधा कर्म जो करते हैं उसके हिसाब से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।